जय हिंद साथियों। सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। साथियों, तो आज के इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में हम संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है इसको हम जानेंगे। इंडियन पॉलिटी में एक पूरा टॉपिक है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसके तहत साथियों आज हम संसदीय प्रणाली देखेंगे। क्या है संसदीय प्रणाली, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, हमने इसको क्यों अडॉप्ट किया, क्या क्या इसकी विशेषताएं, तेजी से इसको खत्म करेंगे इस वीडियो को। इस पे एक दो, इसके अलावा कम से कम 2 वीडियो और बनाऊंगा, छोटे छोटे वीडियो, ताकि समझने में आपको आसानी रहे, वीडियो आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है साथियों, शुरुआत करते हैं संसदीय प्रणाली। ठीक है साथियों, और ये जो पहला पॉइंट है इसको समझते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों की प्रकृति के आधार पर संसदीय और राष्ट्रपति में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, समझिए साथियों, ये कहना चाह रहा है कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जो आधुनिक लोकतांत्रिक सरकार है या सरकारें जो हैं, वो राष्ट्रपति शासन प्रणाली पर आधारित है या संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। इस बात का निर्धारण कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंध कैसे हैं उसके अनुसार तय किया जा रहा है। आपको एक्सप्लेन करता हूं पूरी तरीके से साथियों उसको, कि साथियों जैसे कि सरकार के 3 हिस्से होते हैं, एक कार्यपालिका, एक आपकी विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। ठीक है साथियों, न्यायपालिका मुख्यतः सरकार के 3 हिस्से होते हैं। आधुनिक समय में हम मीडिया को या उसको भी हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं, हिस्सा मानते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर उसके 3 अंगी होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो क्या रूप लेगी, उसका रूप क्या होगा, वो इन दोनों के मध्य संबंधों के आधार पर तय हो रहा है। यानी कि कार्यपालिका के बीच और विधायिका के बीच क्या संबंध है, ये तय करेगा कि वो लोकतांत्रिक प्रणाली संसदीय है या राष्ट्रपति है। समझ रहे हैं साथियों, सरकार के 3 अंग होते हैं मुख्यतः, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका से, इस टॉपिक से हमें कोई लेना देना नहीं है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य क्या संबंध है, ठीक है, वो तय करने वाले हैं कि लोकतांत्रिक प्रणाली आपकी संसदीय होगी कि राष्ट्रपति होगी। इन दोनों के बीच के जो रिलेशंस हैं और उन रिलेशंस का जो नेचर है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आगे अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है साथियों, ये इसकी विशेषता है। संसदीय प्रणाली में होता क्या है कि ये जो कार्यपालिका है, ठीक है साथियों, ये किसके प्रति उत्तरदायी होगी, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका जैसे कि हमारी संसद हुई, क्योंकि हमने भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को अपनाया है। ठीक है, और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पार्ट, जिसमें मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और बहुत सारी संस्थाएं, ऐसी संस्थाएं शामिल हो जाती हैं जो बनाए गए कानूनों को लागू करने से संबंधित होती हैं। इसमें प्रशासनिक कार्यपालिका भी शामिल हो जाती है। ठीक है साथियों, तो संसदीय प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति आपकी उत्तरदायी होगी। ठीक है साथियों, अभी आप इतना समझिए। और विधायिका इस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करेगी बहुत तरीके से। ठीक है, एक छोटा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। अगर आपने अभी कुछ दिनों पहले संसद की बहस अगर आपने देखी होगी साथियों, तो विपक्ष सत्ता पक्ष से लगातार मांग कर रहा था कि आप एसआईआर के मुद्दे पर हमारे प्राइम मिनिस्टर या जो जिम्मेदार लोग हैं वो आके वक्तव्य दें या संसद में एसआईआर पर डिबेट हो। ठीक है, तो ये अकाउंटेबिलिटी तय करने का ही एक तरीका है।
कार्यपालिका हमारी मंत्रिपरिषद होगी, पीएम सर आ गए, होम मिनिस्टर या और सारे मंत्री आ गए, उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय कर रही है? संसद तय कर रही है। ठीक है साथियों, तो इसका बेसिक फीचर संसदीय प्रणाली का यही होता है कि इसमें कार्यपालिका उत्तरदायी होगी अपने कार्यों के लिए, अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति, और विधायिका उस पर अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से नियंत्रण स्थापित करेगी। ठीक है साथियों, ये फॉर्म कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी फॉर्म संसदीय प्रणाली। राष्ट्रपति प्रणाली में हल्का सा मैं आपको ये समझा देता हूं कि राष्ट्रपति प्रणाली में ये जो कार्यपालिका होती है ये विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, एक तरीके से एक सेपरेट बॉडी के तौर पर कार्य करती है। ठीक है, ऐसी अकाउंटेबिलिटी उसमें नहीं होती है कि संसद में बुलाकर राष्ट्रपति को या उनकी जो मंत्रिपरिषद है, एग्जीक्यूटिव पार्ट है, उसको बुलाकर किसी खास मुद्दे पर चर्चा हो सके, उन पर दबाव बनाया जा सके, उनका उत्तरदायित्व तय किया जा सके। राष्ट्रपति प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, संसदीय प्रणाली में होता है, क्योंकि वो उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं साथियों। उत्तरदायित्व के कारण ही संसदीय सरकारों को उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर वो आपसे उत्तरदायी सरकार की बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की ही बात कर रहा है, या वो वेस्टमिंस्टर मॉडल की बात कर रहा है तो वो भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है इसका ओरिजिन ब्रिटेन में हुआ है। माना जाता है कि ब्रिटेन की संसद से ये आइडिया निकल के और देशों में फैला है, और ब्रिटेन में इसको हम वेस्टमिंस्टर मॉडल के तौर पर ही जानते हैं साथियों। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ब्रिटेन ओरिजिन है, जननी है इसकी, जापान, कनाडा और अपना प्यारा भारत, यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ही चलती है, गवर्नमेंट का एक रूप है। एक और थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर, उनका नाम जान लेते हैं साथियों। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि इसमें शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होती है। ठीक है साथियों, देखिए ये जो संसदीय प्रणाली है, ठीक है, ये इंडिया में हो या ब्रिटेन में हो, ज्यादातर देशों में हमने इसका जो अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक रूप ही अपनाया है। ठीक है साथियों, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में भी हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही खुद पर शासन करते हैं। ठीक है साथियों, तो आइवर जेनिंग्स ये कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट में कि जो पार्लियामेंट्री या संसदीय प्रणाली है इसको कैबिनेट व्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो जनता की ताकत होती है, जो जनता अपने प्रतिनिधियों को सबसे पहले विधायिका में भेजती है और उसके बाद विधायिका में से ही कुछ लोग मंत्री परिषद का हिस्सा बनते हैं, और इस मंत्री परिषद में भी एक छोटा सा एक वर्ग होता है मंत्रियों का जिनके पास ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जिसे हम मंत्रिमंडल बोल रहे हैं साथियों, ध्यान रखना। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे कुछ गिने चुने 10-20 मंत्री होते हैं इसमें, इस मंत्रिमंडल में। तो उनका कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली जो जनता की ताकत है वो ये कैबिनेट यूज करती है, इसीलिए उन्होंने इसको कैबिनेट व्यवस्था कहा है संसदीय प्रणाली को। उम्मीद करता हूं साथियों ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। इस फॉर्म को, संसदीय प्रणाली को, प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है, यानी कि इसमें जो जनता की शक्ति होती है, जनता की जो ताकत होती है, उसका वास्तविक इस्तेमाल कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है। ठीक है साथियों, और आप जानते हैं इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, हम केंद्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री होता है। साथियों हुआ क्या कि जैसे जैसे ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी
विकसित होती चली गई तो ये जो प्रधानमंत्री का पद था ये शक्तिशाली होता चला गया। कैबिनेट या मंत्रिपरिषद की जो ताकत थी वो प्रधानमंत्री तक सेंट्रिक होती चली गई, और ऐसी ही कुछ स्थितियां पिछले 15 साल से हमारे देश में भी देखने को मिल रही हैं। ठीक है साथियों, इसीलिए इसको प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, और ये एक सिचुएशन तब अराइज हुई जब संसदीय प्रणाली में या कैबिनेट में प्रधानमंत्री का पद लगातार बढ़ता चला गया। ठीक है, एक व्यक्ति के चेहरे पर ही चुनाव लड़े गए और उसी के चेहरे पर सांसद चुनाव जीतकर आए। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री का पद बहुत मजबूत और सशक्त होता चला गया। ऐसा ही कुछ ब्रिटेन में हुआ था और ऐसा ही पिछले 15 साल से हमारे देश में हो रहा है। इसीलिए इसको प्रधानमंत्री शासित सरकार भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री कई चुनावों के दौरान बहुत ताकतवर बन के उभरे हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी का भी उदाहरण इसमें हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है साथियों, प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहा जाता है। एक छोटा सा पॉइंट और मैं बताता हूं आपको उसमें, जैसे कि इसमें जो अंतिम शक्ति होती है मंत्रिपरिषद के पास होती है संसदीय प्रणाली में। ठीक है साथियों, अब जब इसकी शुरुआत हुई थी और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष पीएम होता है, तो जब इसकी शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी तब प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द यूज किया जाता था, समानों में प्रथम। ठीक है, यानी कि आप हमारे समान ही हैं, सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं मंत्रिपरिषद के वो समान ही हैं, लेकिन आप प्रथम हैं क्योंकि आप इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसलिए इस स्थिति में बदलाव आता गया, प्रधानमंत्री और ताकतवर बनते चले गए। परिणाम स्वरूप इसको प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहा जाने लग गया। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बताया है आपको साथियों। अगला पॉइंट ये है इसमें कि संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव ब्रिटिश संसद से माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी का जो प्रीलिम्स था उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, और छोटे छोटे एग्जाम्स में तो अनेकों बार ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो संसदीय व्यवस्था है इसका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है साथियों, अब कुछ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में शब्द देख लेते हैं। भारत का जो संविधान है वो केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। मतलब केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर दोनों जगह हमने क्या संसदीय प्रणाली को अपनाया है। ऐसा नहीं है कि केंद्र में संसदीय और राज्यों में कोई और प्रणाली है, दोनों जगह संसदीय प्रणाली है। और ये देखिए कुछ स्पेशल आर्टिकल्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, पूछे जाते रहे हैं कि आर्टिकल 74 और 75 केंद्र सरकार या जो संघीय सरकार है उसमें संसदीय व्यवस्था का उपबंध करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी से संबंधित है केंद्र स्तर पर, और राज्य स्तर पर ये आर्टिकल है 163 और 64। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, वन लाइनर क्वेश्चन या एमसीक्यू बन जाएगा, बहुत अच्छा इस पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर साथियों ये स्थिति हुई। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं आपको तेजी से कि आधुनिक लोकतंत्र में सरकार संसदीय होगी या आपकी राष्ट्रपति होगी, और उस राष्ट्रपति को ही हम अध्यक्षीय भी बोलते हैं। ये तय करेगा कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों में कैसे संबंध है, उनका नेचर कैसा है। अगर कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, ठीक है, और विधायिका इसी उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए उस पर नियंत्रण स्थापित करेगी, तब ये जो प्रणाली होगी इस प्रणाली को हम संसदीय प्रणाली कहेंगे। और अगर उत्तरदायी नहीं होगी, ठीक है, तो विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएगी। परिणाम स्वरूप वो जो शासन प्रणाली होगी उसे हम अध्यक्षीय या राष्ट्रपति शासन प्रणाली कहेंगे। दोनों बिल्कुल एक दूसरे की उल्टी होती हैं। ठीक है, जहां संसदीय प्रणाली में उत्तरदायित्व होता है वहीं राष्ट्रपति प्रणाली में कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता है। क्लियर, इन दोनों में अंतर मैं बताऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके बेसिक्स आप समझिए। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। एक चीज और समझिए यहीं पे कि अगर ये उत्तरदायित्व खत्म हो जाता है, ठीक है, तब सरकारें गिर जाती हैं।
यानी कि जैसे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा यहाँ पे मैं जरूर करूंगा। अविश्वास प्रस्ताव भी एक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने का तरीका है। ठीक है साथियों, अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है और सरकार अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाती है, ठीक है, तो वो सरकार गिर जाती है। ये संसदीय प्रणाली की एक विशेषता होती है बहुत बड़ी। और ये मैं दिखा रहा हूं उत्तरदायित्व किस तरीके से सुनिश्चित करवाती है विधायिका कार्यपालिका पर। ठीक है, नियंत्रण कैसे करती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। उत्तरदायित्व के कारण ही संसदीय सरकारों को उत्तरदायी सरकार कहा जाता है। सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप मॉडल भी कहा जाता है और ये शुरुआत इसको ब्रिटेन से मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक थिंकर थे आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि इसमें कैबिनेट ही शक्ति का केंद्र बिंदु होती है। जनता की जो ताकत प्रतिनिधियों को मिलती है, उस ताकत को अल्टीमेटली या अंतिम तौर पर कौन एक्सरसाइज करती है, इस्तेमाल करती है, कैबिनेट करती है। इसीलिए हम इसको कैबिनेट व्यवस्था कहते हैं। ठीक है साथियों, प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहा जाता है। कारण इसका क्या है कि संसदीय प्रणाली में कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर बन के उभरे हैं। प्रधानमंत्रियों के आधार पर ही सांसद जीतते आते हैं और प्रधानमंत्री ही पूरी तरीके से तय करते हैं कि मंत्रिपरिषद में या मंत्रिमंडल में किसे रखना है, किसे नहीं रखना है। प्रधानमंत्री का जैसे जैसे कद बढ़ता चला गया, और चूंकि प्रधानमंत्री उस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, इसीलिए हम इसे प्रधानमंत्री शासित सरकार भी कहते हैं। कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं। वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी जी, और पुराने समय में हम चले जाएंगे तो इंदिरा गांधी जी भारत के कॉन्टेस्ट में इस एग्जाम्पल को प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसका प्रादुर्भाव ब्रिटेन से माना जाता है, याद रखिएगा साथियों। और हमने दोनों जगह केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की है या संसदीय स्वरूप अपनाया है। ठीक है, और इसमें मैंने आर्टिकल्स बता दिए हैं आपको। 74 और 75 संसदीय व्यवस्था केंद्र स्तर पर करते हैं, 163 और 164 राज्य स्तर पर करते हैं। अगला और इसमें ये देख लेते हैं साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है कि हमने संसदीय प्रणाली ही क्यों अपनाई। आप समझिए साथियों उस बात को। मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूं कि जब हम आज़ाद हो रहे थे साथियों 1947 में, तब कई ऐसे देश थे जहां पर राष्ट्रपति शासन प्रणाली भी मौजूद थी, जिसे हम अध्यक्षीय शासन प्रणाली बोलते हैं। कई ऐसे देश मौजूद थे जहां पर संसदीय प्रणाली भी मौजूद थी, संसदीय प्रणाली मौजूद थी। और ये देखिए, उस समय अमेरिका एक विश्व शक्ति के तौर पर स्थापित हो चुका था। ठीक है साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध हाल फिलहाल में खत्म हुआ था और अमेरिका एक शक्ति के तौर पर स्थापित हो चुका था। ठीक है, तब ज़्यादातर संभावना ये रहती यार अमेरिका ने में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, तो क्यों ना उसी मॉडल को अपनाया जाए। अमेरिका इस बात का एक जीता जागता उदाहरण भी था, विकसित देश बनने की कगार पर तेजी से आगे बढ़ रहा था और वैश्विक शक्ति थी। लेकिन नहीं साथियों, हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को ही अपनाया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को ज़्यादा महत्व दिया बजाय इस बात के कि हम दूसरे को फॉलो करें। ठीक है, अब कैसे दिया, एक हमें एक्सपीरियंस था साथियों। अंग्रेजों ने हम पर जो शासन किया था वो संसदीय प्रणाली के तहत ही किया था, तो हम इससे फैमिलियर थे। हमारे जो संविधान निर्माता थे वो जानते थे कि संसदीय प्रणाली कैसे कार्य करती है, इसकी क्या विशेषता है, क्या ये हमारे देश में के लिए ज़्यादा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। तो एक फैक्टर तो ये था कि भाई हमारे पास इसका एक्सपीरियंस था। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर था वो उससे ज़्यादा बड़ा था, केवल कि अंग्रेजों ने हम पे 100-150 साल तक इसी प्रणाली से शासन किया, ये एक कारण जरूर था, हमसे फैमिलियर थे। लेकिन ये दूसरा जो कारण है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण था। संविधान निर्माताओं ने स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को वरीयता दी। ठीक है साथियों, इस पॉइंट को समझते हैं। जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है ना साथियों, इसको हम स्थायी सरकार भी बोलते हैं। स्थायी सरकार या
स्थायित्व वाली शासन प्रणाली, स्थायित्व वाली शासन प्रणाली। इसका मतलब ये होता है साथियों कि इसमें बहुमत की बाध्यता जरूरी नहीं है, ठीक है, मतलब बहुमत की बाध्यता ही नहीं होती है। एक बार राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना लगभग असंभव होता है। महाभियोग अभी तक एक दो अमेरिका के राष्ट्रपतियों पे लगा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो अध्यक्षीय प्रणाली है, जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, वहां स्थायी सरकारें बनती हैं, वहां बहुमत की बाध्यता या अस्थायी सरकारें अस्तित्व में नहीं रहती हैं, ठीक है। जबकि जो, एक सेकंड यहीं इसको रफ करके बताता हूं आपको, जबकि जो संसदीय प्रणाली है साथियों, हमारी संसदीय प्रणाली, यहां बहुमत की बाध्यता बेहद जरूरी है। यहां बहुमत की बाध्यता होती है। इसका मतलब ये होता है साथियों, दोनों चीजें आप इसी से समझेंगे कि जब तक आपका निम्न सदन में, आसानी से समझाता हूं, लोकसभा में अगर आपका बहुमत है, जो सरकार चल रही है उसका अगर लोकसभा में बहुमत है, उस सरकार का या उस गठबंधन का, तब तक ही वो सरकार में है, वो पार्टी सरकार में है। अगर उसने बहुमत खो दिया, ठीक है, यानी कि 272 का अगर आंकड़ा कोई दल या गठबंधन लोकसभा में हासिल नहीं कर पाता है तो वो सरकार तुरंत गिर जाएगी। इसका मतलब ये है साथियों कि संसदीय प्रणाली में बहुमत की बाध्यता होती है। इसका दूसरा मतलब ये है साथियों, बहुमत की बाध्यता खत्म अगर हुई तो इसका मतलब ये है कि कार्यपालिका विश्वास खो चुकी है, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका का विश्वास खो चुकी है, ठीक है। और विधायिका को अब ये लगा है कि कार्यपालिका कुछ इस तरीके से कार्य कर रही है कि उसका उत्तरदायित्व तो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। परिणाम स्वरूप ऐसी सरकार को हटा देते हैं हम, ठीक है साथियों, क्योंकि हमने एक संसदीय प्रणाली में ये उम्मीद की थी, आशा की थी कि एक सरकार आएगी जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, ठीक है साथियों। तो यहां बहुमत की बाध्यता होती है और इसी से जुड़ा है उत्तरदायित्व वाला जो नियम होता है, ठीक है। बहुमत खत्म मतलब आप उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं देती है विधायिका, उस सरकार को गिरा देती है, दूसरी सरकार का गठन होता है, ठीक है। और हमने उत्तरदायित्व को वरीयता दी है बहुमत की तुलना में, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ आपने देखा होगा अस्थायी सरकारें भी बनती हैं, सरकार बहुमत खत्म, सरकार खत्म, ठीक है। अब ये बात समझिए, ये जो दूसरा पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि हमने स्थायित्व की तुलना में हमने किसको वरीयता दी है, हमने उत्तरदायित्व को वरीयता दी है, हमने जिम्मेदारी को वरीयता दी है, ठीक है। उसका कारण था विविधता। साथियों, हमारा देश है, हमने बचपन से ही पढ़ा है कि विविधता में एकता वाला देश है हमारा। हम जाति के नाम पर, हजारों जातियां हैं हमारे देश में, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जो समाज है, जब हम आज़ाद हो रहे थे और आज भी एक पिछड़ा समाज है, ठीक है। तो ऐसे पिछड़े समाज में जहाँ शिक्षा का अभाव है, वहाँ ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि जो प्रतिनिधि हैं उनमें उत्तरदायित्व की भावना हो, उनके प्रति जिनका वोट लेकर वो निर्वाचित हो रहे हैं, ठीक है साथियों। जबकि राष्ट्रपति शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती है। एक बार आप बन गए, फिर 5 साल तक या 4 साल तक आपको आपके पद से कोई हटा नहीं सकता है। हमारे यहाँ हर क्षण ये डर लगा रहता है, कुछ खास स्थितियों को छोड़कर, कि अगर हम जनता का कार्य नहीं करेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। एक तीसरा कारण था विशालता। भारत की जनता, जब जनसंख्या 30 करोड़ के आसपास थी जब हम आज़ाद हो रहे थे, आज तो हम लगभग 140-150 करोड़ के आसपास है। और भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश है, बहुत भौगोलिक विविधता भी है। इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व को वरीयता दी। और डॉक्टर अंबेडकर
बहुत पक्ष में थे संसदीय प्रणाली के। वो ये चाह रहे थे कि हमारा जो गवर्नमेंट का मॉडल बने उसमें उत्तरदायित्व सेंटर में रहे, उत्तरदायित्व केंद्र में रहे, क्योंकि हमारी जनता अशिक्षित है, उसको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। ठीक है साथियों, तो इसलिए हमने संसदीय प्रणाली को वरीयता दी, अपनाया राष्ट्रपति या अध्यक्षीय प्रणाली की तुलना में। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। शेयर करिए, कमेंट करिएगा साथियों। जय हिंद।